हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं विपिन तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद अंकित में। आप बहुत तेजी से आ जाइए। आज का सेशन आप जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस सेशन को। जैसा कि आप जानते हैं, हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले एक इन्फॉर्मेशन जो कल भी मैंने आपको बताई थी, योद्धा बैच। बच्चों, एसएससी जीडी 2023-24 के लिए योद्धा बैच आ रही है। अनुभवी टीम के साथ, अनुभवी शिक्षकों का एक पूरी टीम है, जिसमें योद्धा बैच को लॉन्च कर 2 अक्टूबर को लॉन्च होगी ये योद्धा बैच। और ये पूरा कंटेंट फ्री होगा यूट्यूब में, और ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो आप सब इसे जरूर जुड़ना और आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और ये यूट्यूब पे फ्री है, ये आप जान ले पहले, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चों, जीएस बूस्टर सीरीज एक चल रही है दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी, जिसमें मैराथन क्लासेस होंगी सैटरडे संडे में। एक मैराथन क्लास हो चुकी है एंशिएंट हिस्ट्री की, जाकर आप देख सकते हैं इसे। अगली मैराथन क्लास जो होगी इंडियन ज्योग्राफी की और मेडावल इंडिया की होगी, तो उसके लिए भी बिल्कुल तैयार है। फिर उसके बाद पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस होगी। ऐसे करके जीएस का एक बड़ा सेक्शन यहाँ से कवर हो जाएगा और आपकी जीएस इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आप सबका बहुत स्वागत है। सूरज यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। आदित्य, अमीशा, अखिलेश, आरती, शिव, शीतल, नेहा, दिनेश, सूरज, वंदना, प्रियांशी, प्राची, प्रमोद, अमीशा, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात आपको। बहुत बढ़िया, राम राम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार टारगेट विद अंकित में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, और वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीईटी परीक्षा में 5 टॉपिक हैं उसके, और आपके पेपर में 5 प्रश्न वहां से आने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार रहेंगे और पूरा सेशन एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। किसने लिखा है? अवधेश शायद आपका नाम है, लिखा है। मेरा भी नाम लो, ले लिया आपका नाम। बिल्कुल, चलो बिल्कुल पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, पीडीएफ से भी पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जिस हद तक मेरा मानना है कि अगर सामने से मैं चीज़ों को लिख के करूंगा तो एक क्लास और इंटरैक्टिव क्लास हो जाती है, जहां पर आपको लगता है कि टीचर भी उतना ही मेहनत कर रहा है जितना आप पढ़ने में कर रहे हैं। जब ये कनेक्टिविटी आ जाती है ना, तो वो समर्पण के साथ पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर पीडीएफ का इस्तेमाल भी करूंगा, जहां पर नहीं पड़ेगी वहां पर पीडीएफ का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा बच्चे, ठीक है। तो आज की क्लास ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रारंभ करेंगे कुछ बेसिक से फैक्ट के साथ। काफी चीजें आप जानते हैं, नोट्स नहीं बन पाते, नोट्स बन पाते हैं। बिल्कुल नोट्स बना ऐसे ही बनाए, क्योंकि फैक्चुअल डेटा से ही प्रश्न आएंगे। कंसेप्ट मैं आपको समझा दिया करूंगा, ठीक है। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को करते हैं प्रारंभ। बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस हम पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको सिलेबस डिफाइन किया था, ये चैप्टर नंबर 1 के रूप में आएगा। सिलेबस 5 भागों में बटा हुआ है, जिसको हमने चैप्टर में कल डिवाइड किया था। कल की क्लास जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो, ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे एक थ्योरी है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसके लिए एक थ्योरी है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थियरी। शायद आपने पढ़ा भी होगा। सेफ्टी वॉल्व थियरी कांग्रेस की स्थापना के लिए एक थियरी आई थी, ठीक है, जिसको कहते हैं बच्चे सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। क्या कहते हैं? सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। देखो, यहां से आपका मैंने एक क्वेश्चन तैयार करा दिया। आप कहोगे सर कैसे? सर वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, वो कहेंगे कि जो सेफ्टी वॉल्व थियरी है किस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैब्लिशमेंट में आवश्यक रही है। तो आप कहोगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है उसके लिए सेफ्टी वॉल्व थियरी, एक थियरी दी गई है जिसका नाम है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हो गया, जितने सारे लोग देख रहे हैं। कांग्रेस बनने के लिए एक थ्योरी आई थी जिसका नाम आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसका नाम सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या है? क्या नाम है?
सेफ्टी वॉल्व थियरी। क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे कि किस संस्था की स्थापना में यह सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, तो आप कहोगे कांग्रेस की स्थापना में सेफ्टी वॉल्व की थियरी का इस्तेमाल हुआ है। बच्चों जरूर इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अननेसेसरी लिखने से अच्छा है कि आप कमेंट बॉक्स में इस थियरी का नाम लिखेंगे। देखो अब यहां से 2-3 तरह के प्रश्न पूछते हैं जिसको मैं यही मेंशन कर देता हूं। देखो और वो कहां कहां कई बार पूछा गया है। देखो सबसे पहले सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है बच्चों, इसको दिया किसने है, तो इसे याद करके रखोगे। इस सिद्धांत को दिया है एक बहुत बड़े नेता ने, एक बहुत बड़े उग्रवादी नेता ने। क्या नाम है उनका? लाला लाजपत राय नाम है। क्या नाम है उनका? लाला लाजपत राय ने यह सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम है सेफ्टी वॉल्व थियरी। जिस सिद्धांत का नाम क्या है? सेफ्टी वॉल्व थियरी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। यह सिद्धांत से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये थियरी किसने दी है? लाला लाजपत राय। याद हो रहा है कि नहीं? लाला लाजपत राय याद हो गया। अच्छा ये थियरी कब दी गई है बच्चों? ये भी पेपर में पूछा है। तो बच्चों 1916 में ये थियरी लाला लाजपत राय ने दी थी। 2 क्वेश्चन याद हो गए। तीसरा क्वेश्चन, यह थियरी कहां दी गई थी? यह थियरी कहां दी गई थी? बच्चों एक मैगजीन है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई बार कारगर सिद्ध हुई है। उस मैगजीन का नाम है यंग इंडिया। एक मैगजीन है जिसका नाम है यंग इंडिया। इस मैगजीन के अंदर एक लेख लिखा था लाला साहब ने, और वहां पर उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। यंग इंडिया एक क्या है? मैगजीन रही है, एक मैगजीन रही है, एक मैगजीन रही है, पत्रिका रही है। और इस पत्रिका में एक लेख लिखा था लाला साहब ने, और इस लेख में उन्होंने इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया था। पहले तो सारे लोग बताओ कितने स्टार याद हो गए आपको? पहला स्टार, सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है वो कांग्रेस की स्थापना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा स्टार, इस सिद्धांत को लाला लाजपत राय ने दिया है। तीसरा स्टार, 1916 में यह सिद्धांत दिया गया। चौथा स्टार, यंग इंडिया एक पत्रिका है जिसे बाद में महात्मा गांधी ने इसमें लेख बहुत सारे लिखे। यह सिद्धांत यंग इंडिया के एक लेख में दिया गया था। इतने पॉइंट आपको शायद याद हो गए। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो सुरक्षा कपाट का सिद्धांत है ये है क्या, ये था क्या। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत आसानी से बाद में इसे महात्मा गांधी ने 1933 तक महात्मा गांधी ने इस पे काम किया। 1919 से लेकर 1933 तक इसमें बहुत सारे लेख पब्लिश किए उन्होंने। ठीक है, ये वही वाली पत्रिका है बच्चों। राइट, आगे देखो सुरक्षा कपाट का सिद्धांत क्या था, मैं आपको यही समझा दे रहा हूं। देखो बच्चों ये है भारतीय, ये क्या है? ये हम आप हैं, भारतीय हैं। और अंग्रेजों की जो कुछ भी अभी चल रहा है, अंग्रेजों की जो सिद्धांत है, अंग्रेजों का जो सिद्धांत है भारत में, चाहे वो उनका आर्थिक सिद्धांत हो, आर्थिक शोषण का सिद्धांत हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे भारत के लोग बच्चों बहुत ज्यादा क्या है? असंतुष्ट है। भारत के लोग बहुत असंतुष्ट थे। जैसे मैंने कल आपको बताया राष्ट्रवाद का उदय, याद है कि नहीं? कि कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लोगों को यह पता चल गया कि अंग्रेजों की वजह से ही हमारी यह स्थिति है, और लोग एक आंदोलन के लिए बिल्कुल तत्पर हो चुके हैं और भारत को एक देश के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, यंग इंडिया जो पत्रिका है लाला जी ने स्टार्ट की थी, अनामिका वर्मा। बाद में गांधी जी 1933 तक उसमें लेख लिखते रहे। ठीक है, तो याद करके रखोगे वही पत्रिका है, बुक नहीं, पत्रिका, बुक नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये भारतीय, बहुत सारे भारतीय जो है असंतुष्ट है, बहुत ध्यान से समझेंगे। और ये कौन है? ये ब्रिटिश, ये अंग्रेज है। ये कौन है? अंग्रेज है। ध्यान से समझना अब यहां पे कैसे सिद्धांत आया। बच्चों भारत के लोग जो बहुत असंतुष्ट हैं, जो जल्दी ही एक आंदोलन कर देंगे, जो जल्दी ही क्या कर देंगे? एक आंदोलन कर देंगे। वो लोग आंदोलन जो करेंगे तो डायरेक्ट किस पे प्रभाव पड़ेगा? अंग्रेजों पे पड़ेगा। डायरेक्ट किस पे प्रभाव पड़ेगा बच्चे? अंग्रेजों पे पड़ेगा। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि मैं ऐसा क्या करूं, अगर वो डायरेक्ट आंदोलन हो रहा है वो सीधे तौर पर अंग्रेजों पे प्रभाव पड़ेगा और अंग्रेज इससे प्रभावित होंगे। अंग्रेजों ने कहा एक सुरक्षा घेरा बनाने की आवश्यकता है। अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि एक सुरक्षा घेरा बनाने की आवश्यकता है। अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों? अंग्रेजों ने यह किया, ध्यान से समझना अंग्रेजों ने क्या किया। और कितने दिमागदार है अंग्रेज, ये भी समझ लेना यहां से। अंग्रेजों ने बनाया बच्चों एक सुरक्षा घेरा। कैसे बनाया सुरक्षा घेरा? ध्यान से समझे। अंग्रेजों ने एक सुरक्षा घेरा बना लिया। कैसे? अंग्रेजों ने एक सुरक्षा घेरा बना लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने बना लिया एक सुरक्षा घेरा। उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बना लिया। सुरक्षा घेरा मतलब यही सुरक्षा घेरा का नाम था क्या? यही सुरक्षा घेरा का नाम था कांग्रेस।
बच्चों अब जो भारतीयों की समस्याएं हैं वह एक पार्टी के रूप में कांग्रेस में पहले जाएंगी। मतलब ये लोग पहले कांग्रेस से शिकायत करेंगे कि हमें ये दिक्कत है, अब ये कांग्रेस से शिकायत करेंगे और फिर कांग्रेस, क्योंकि एक अंग्रेज ही कांग्रेस स्थापित कर रहा है, तो बाद में ये अंग्रेजों तक जाएंगी कि भारतीयों को ये समस्याएं हैं। और जब तक ये अंग्रेजों तक पहुंचेंगी तब तक ये एकदम नॉर्मल हो चुके होंगे। मतलब एक जो आंदोलन अगर तुरंत अंग्रेजों तक पहुंचता तो अंग्रेज बहुत प्रभावित होते, लेकिन उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बना लिया जिससे कि यह कांग्रेस से होकर अंग्रेजों तक पहुंच रहा है। तो तब तक यह जो आंदोलन है एक सुप्त अवस्था में आ जाएगा और यहां पर अंग्रेज अब पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे इसे दबाने के लिए। पॉइंट समझ पा रहे हो? तो इसीलिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यह सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको सुरक्षा कपाट का सिद्धांत जो है यह समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो एक हैशटैग करके मुझे सारे लोग बताओ, जितने सारे लोग देख रहे हैं। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो सेशन को शेयर करना आपका कार्य है, लाइक करना आपका काम है, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिलने वाले। एक बार कंफर्म करो जितने सारे लोग देख पा रहे हैं, जितने सारे लोग देख रहे हैं, जितने सारे लोग देख रहे हैं, एक हैशटैग से कंफर्मेशन दे मुझे कि ये जो सुरक्षा कपाट का सिद्धांत है, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत है, ये आपके जहन का हिस्सा बना कि नहीं बना। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार, गुड। तो मतलब हमने पहली बाधा पार कर ली क्या? एक छोटा सा टॉपिक कर लिया कंप्लीट। बहुत बढ़िया। तो मतलब अब कांग्रेस की स्थापना का जो सिद्धांत है वो आपको समझ में आ गया, ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी स्थापना से संबंधित कुछ पॉइंट्स को समझने के लिए। इसकी स्थापना से संबंधित कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। इसकी स्थापना से संबंधित कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? उसका आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम ने की थी। आपको याद है किसने की थी बच्चे? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की क्या की थी? स्थापना की थी। सबको याद है कि नहीं? सारे लोग ए.ओ. ह्यूम का नाम जानते होंगे। ठीक है, अब ए.ओ. ह्यूम से भी कुछ प्रश्न आते हैं बच्चों। ए.ओ. ह्यूम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। ए.ओ. ह्यूम जो था ना, उसको वो क्या था बच्चों? वह एक सिविल सर्वेंट था। वह क्या था? यह एक सिविल सर्वेंट था बच्चों। अब आप सिविल सर्वेंट का मतलब समझ ले। सिविल सर्वेंट का मतलब यह एक आईसीएस अधिकारी था। जो आज आईएएस हो गया है संस्था, उसका पहले नाम आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज। जो आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा, वह पहले भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती थी। तो यह एक अफसर था, अंग्रेज अफसर, जो कि एक सिविल सर्वेंट था, जो कि एक आईसीएस क्वालिफाइड अधिकारी था बच्चों। सामान्य व्यक्ति ऐसे मत समझ लेना बच्चों। यह कहा जाता है कि इसको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता था। यह बड़ा उदार व्यक्ति था, हर्मिट ऑफ शिमला। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का साधु। हर्मिट का मतलब होता है साधु, तो इसको एक टाइटल मिली थी, हर्मिट ऑफ शिमला। 2 पॉइंट याद हो गया। हर्मिट ऑफ शिमला भी इसे कहा गया था। लोगों ने कहा कि जब वहां से इसका ट्रांसफर कहीं हो गया था और जब आ रहा था तो लोग इसे धर्मशाला तक छोड़ने आए थे पैदल, इतना इसे मानने लगे थे, क्योंकि ये उदारवादी कार्य करता था। कुल मिला के इसका हृदय बड़ा अच्छा था। काफी भारतीय इतिहासकार भी कहते हैं कि जो ए.ओ. ह्यूम था वो एक अच्छा विचार का व्यक्ति था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद हो गए। पहला पॉइंट क्या था बच्चों? पहला पॉइंट ये था कि मैंने आपको बताया कि ये कांग्रेस जो है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई। और दूसरा पॉइंट है कि इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है बच्चों। इनको जो है फादर ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है। कुछ पेपरों में पूछा हुआ है ये। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी किसको कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। ठीक है, ये सिविल सर्वेंट थे, हर्मिट ऑफ शिमला इन्हें कहा जाता है। 2 चीज और बच्चों, यह अर्निथोलॉजिस्ट भी थे। आपको इंग्लिश थोड़ी तो आती होगी। अर्निथोलॉजिस्ट कोई बता सकता है क्या होते हैं? अर्निथोलॉजिस्ट, अर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है बच्चों पक्षी विज्ञानी। अर्निथोलॉजिस्ट, अर्निथ का मतलब होता है पक्षी, अर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है पक्षी विज्ञानी, जो पक्षियों के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। तो यह अर्निथोलॉजिस्ट था और साथ साथ यह बच्चों एक बॉटनिस्ट भी था। बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति शास्त्री। 2 भाग होते हैं ना, ठीक है, बायो के, एक जूलॉजी एक बॉटनी। तो वो वनस्पति शास्त्री भी था, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था। आप देख नहीं पा रहे हो, वनस्पति शास्त्री भी था।
यह क्या था, वनस्पति शास्त्री भी था। और बच्चों एक चीज और, इसने एक पत्रिका निकाली थी, किसी को याद हो तो मुझे बता दो, इसकी एक मैगजीन है, अगर किसी को याद हो तो बता दो, इसकी एक मैगजीन है और उस मैगजीन का नाम है बच्चों, अगर किसी को पता है तो यहां पर लिख सकते हैं, कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। पीपल्स फ्रेंड इसकी एक मैगजीन थी। इसके उपन्यास का क्या नाम है, पीपल्स फ्रेंड इसके उपन्यास का नाम है बच्चे। ठीक है, तो एओ ह्यूम से अभी तक इतने प्रश्न बनते हैं। पहली चीज, एओ ह्यूम ने किसकी स्थापना करी है, कांग्रेस की। एओ ह्यूम की मैगजीन का नाम क्या है, पत्रिका का नाम क्या है एओ ह्यूम की, तो पत्रिका का नाम है बच्चे पीपल्स फ्रेंड। दूसरा, यह एक सिविल सर्वेंट थे। सिविल सर्वेंट का मतलब जैसे आज का आईएएस होते हैं वैसे समझ लो, आईसीएस अधिकारी थे बच्चों। और हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का साधु इन्हें कहा जाता है। अच्छा, फादर ऑफ आईएनसी, इन्हें कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। अर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है पक्षी विज्ञानी, बॉटनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति शास्त्री। ठीक है, तो इनको हर्मिट ऑफ शिमला को हिंदी में भी हर्मिट ऑफ शिमला ही लिखना, इसको ट्रांसलेट मत करना, क्योंकि यह एक टाइटल है बच्चों। हर्मिट ऑफ शिमला एक टाइटल है, तो इसको हर्मिट ऑफ शिमला ही लिखना है आपको। शिमला, हर्मिट का मतलब साधु होता है, बड़ा नोबेल व्यक्ति था। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को कांग्रेस का पिता कहते हैं। ठीक है, हाँ, मैगजीन का नाम पीपल्स फ्रेंड है। तो इतने प्रश्न आपके एओ ह्यूम से बनते हैं बच्चों, एक भी प्रश्न जाने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। लेकिन आपका कार्य क्या है, आपका कार्य है कि बहुत ध्यान से पढ़ते रहे, बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्रता से मेरी बातों को सुनते रहे, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं कैसे चीजों को ले जाता हूं आगे। ठीक है बच्चे, ठीक। तो एओ ह्यूम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको याद हो गई तो फिर से वही काम करना है। क्या काम करना है, एक हैशटैग से मुझे कंफर्म करो, एक हैशटैग से मुझे कंफर्म करो एओ ह्यूम के बारे में जो 4-5 इंफॉर्मेशन मैंने दी। इनकी पत्रिका, ये एक सिविल सर्वेंट थे, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था, इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता था, यह एक पक्षी विज्ञानी थे, यह वनस्पति शास्त्री थे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद हो गई क्या, बिल्कुल याद हो गई होगी। बहुत सारे हैशटैग आ रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार। ठीक है, अब इसको हम और आगे ले चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं बीपीएससी के लिए, निपी कुमारी, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस जितने भी एग्जाम में आती है सबके लिए यह बहुत ही योग्य क्लास है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, चलो स्थापना के बाद आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहां थोड़ा घबराना नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हिंदी शब्द का प्रयोग करेंगे और इंग्लिश शब्द का भी प्रयोग करेंगे, जहां पर जरूरत जैसे शब्दों की होगी वैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं बच्चों, क्या होता है, अब यहां से थोड़ा घबराना नहीं है आपको। 1884 में क्या होता है बच्चे, 1884, 1884 में क्या होता है, 1884 में, 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, ध्यान से समझना, किसकी स्थापना होती है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना होती है। स्थापना, इंडियन नेशनल यूनियन, यहां से आपको क्या मिल गया, पहली बात तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, क्या कहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो यहां से आपको एक चीज याद करके रखनी है कि जो कांग्रेस है ना, इसका पहले नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, याद हो गया। या कांग्रेस की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, तो इंडियन नेशनल यूनियन जो है वह कांग्रेस की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात यहां से ही कांग्रेस निकली है। पहले कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, जो 1884 में किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई थी बच्चों, याद करके रखना है आपको। ठीक है, याद हो गया कि नहीं, ये पॉइंट आपको, कोई दिक्कत। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की हो गई है क्या, स्थापना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बच्चों इसका जो पहली बैठक है, ठीक है, इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस है वो होनी थी बच्चों, ध्यान से समझना है यहां पे। अब ये कॉन्फ्रेंस पूना में होने वाली थी, कहां पे होने वाली थी, पूना में होने वाली थी। लेकिन बच्चों वहां पर हैजा फैल गया, महामारी पेंडेमिक फैल गई, जिस वजह से मीटिंग का वेन्यू जो था उसे चेंज कर दिया गया और इसकी जो बैठक होने वाली थी पूना में उसे शिफ्ट करके बॉम्बे में ले आया गया। तो इसकी जो पहली बैठक हुई है वह कहां पर हुई है बच्चों, बॉम्बे में हुई है। कहां पर हुई है, बॉम्बे में हुई है। और देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका जो प्रथम अधिवेशन है बच्चे, प्रथम अधिवेशन, ये आपको याद करना होगा। प्रथम अधिवेशन,
बच्चों प्रथम अधिवेशन जो इसका है वह कब है, ये एग्जैक्ट डेट आपको याद करनी है, इसलिए मैं लिख रहा हूं 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, अर्थात पहली बैठक होती है। प्रथम अधिवेशन इंडियन नेशनल यूनियन का 28 दिसंबर 1885। याद करो, सारे लोग कमेंट में लिखो। 1885 से काम नहीं चलेगा बच्चे, जो लोग 1885 लिख रहे हैं ऐसे नहीं, पूरा याद करो, सबके कमेंट लिखे होने चाहिए 28 दिसंबर 1885, क्योंकि कई पेपरों में ऐसे डायरेक्ट चारों ऑप्शनों में 1885 था। जून 1885, जुलाई 1885, अगस्त 1885 ऐसे ऑप्शंस थे। तो इससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा, आपको पूरा लिखना होगा 28 दिसंबर 1885। 1885 जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो वहीं आप गलत हो जाओगे, ठीक है, एग्जैक्ट लिखना है। 28 दिसंबर 1885 को प्रथम अधिवेशन होता है बच्चों, और यह अधिवेशन कहां होता है यही तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैंने आपको कहा पूना में होने वाला था, लेकिन इसे शिफ्ट करके कहां कर दिया गया बच्चे, बॉम्बे। तो दूसरा प्रश्न तो यह याद हो गया कि अधिवेशन कहां हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन यह भी पूछ सकते हैं कि बॉम्बे में कहां हुआ था, यह भी प्रश्न पूछा है, तो आप लिखोगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कहां पर हुआ था बच्चे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत, ये सारे बच्चे कमेंट में लिखो, विद्यालय, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय विद्यालय में इसकी स्थापना होती है बॉम्बे में। तो सबको ये वाला कमेंट जो जरूर लिखना है, बॉम्बे सबको पता होता है, जैसे 1885 लगभग बच्चों को, लेकिन अगर 28 दिसंबर आया तो सबके गलत हो जाते हैं। बॉम्बे सबको पता है, लेकिन ये कम पता होता है, तो ये याद करने की आवश्यकता है, यही पूछ लेंगे एग्जाम में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, सारे लोग कमेंट में लिखे, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में जो है 1885 28 दिसंबर में प्रथम अधिवेशन होता है। बच्चों इस अधिवेशन में क्या होता है, इस अधिवेशन में एक घटना घटित होती, घटना नहीं मतलब एक पॉइंट ये है कि बच्चों जो एक व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी, क्या नाम है, व्यक्ति का नाम है दादा भाई नौरोजी, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी। बच्चों दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, दादा भाई नौरोजी ने एक सुझाव दिया और उस सुझाव को मान भी लिया गया। अब आप कहोगे सर क्या सुझाव दिया था इन्होंने, तो बच्चों ध्यान से समझना है। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ये जो इंडियन नेशनल यूनियन है ना, ये जो आपका इंडियन नेशनल यूनियन है ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ है ना, आप एक काम करो, ये जो इंडियन नेशनल यूनियन है इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दो, इंडियन नेशनल क्या कर दो बच्चे, कांग्रेस कर दो। किसने कहा है ये, किसने कहा है, किसने सुझाव दिया है, ये सुझाव दिया है दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया है पहले अधिवेशन में, ठीक है। तो बच्चों इनके सुझाव को मान भी लिया गया, और जो यूनियन था ना, जो यूनियन था अर्थात जो इंडियन नेशनल यूनियन था, उसके नाम को बदल के क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। क्लियर हो गया कि नहीं, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम को बदल के क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम को बदल के इंडियन नेशनल। इसीलिए यह कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। लेकिन यह भी पूछ सकते हैं कि कांग्रेस का अर्लियर नाम क्या था, तो इंडियन नेशनल यूनियन था। और यह भी पूछ सकते हैं कि इंडियन नेशनल यूनियन का अधिवेशन कब हुआ, तो 1884 लगाओगे, स्थापना कब हुई तो 1884 लगाओगे, लेकिन अगर अधिवेशन पूछेगा तो 85 लगाओगे। ये दो तरह के प्रश्न कभी गलत नहीं करना है। पहली चीज, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई, 1884 में। इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 में। इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है आपको, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब किसी ने दादा भाई नौरोजी से दो प्रश्न किए। आप कहोगे सर कौन से दो प्रश्न किए, दो प्रश्न किए गए दादा भाई नौरोजी से। कौन से दो प्रश्न किए गए भाई, दो प्रश्न। लोगों ने पूछा कि सर एक बात आप बताओ कि ये जो कांग्रेस है ना, ये जो कांग्रेस आपने वर्ड लिया है, ये जो आपका कांग्रेस शब्द है, ये आपने कहां से लिया है प्रभु। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा अच्छा अभी बताता हूं, ये मैंने लिया है अमेरिका, यूएसए, अमेरिका के संविधान से ये वर्ड लिया गया। तो कई बार पूछेंगे कि इंडियन नेशनल यूनियन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो कांग्रेस वर्ड है वो कहां से लिया गया है, तो आप ये बताने में बिल्कुल हिचक नहीं करेंगे कि ये बच्चों अमेरिका के संविधान से लिया गया शब्द है। क्लियर समझ पा रहे हैं,
इंडियन नेशनल यूनियन चेंज हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो यूनियन की जगह आ गया कांग्रेस। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अच्छा भाई, दूसरा उन्होंने कहा कि ये ऐसा है कि ये जो कांग्रेस है ना, ये जो कांग्रेस शब्द है बच्चे, उन्होंने पूछा कि हे दादा भाई नौरोजी, आप ये बताओ कि ये जो कांग्रेस शब्द है इसका अर्थ ही क्या होता है? तो दादा भाई ने कहा कि इसका अर्थ होता है सम्मेलन। क्या होता है बच्चे? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका अर्थ होता है सम्मेलन। इंग्लिश में इसको सेशन कहते हैं या कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर समझ पा रहे हैं कि नहीं? इतने इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची? ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में दादा भाई नौरोजी ने एक सुझाव दिया है कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलो, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दो। कांग्रेस शब्द यूएसए के संविधान से लिया गया है। कांग्रेस शब्द का अर्थ सम्मेलन होता है। अगर इतनी बातें समझ आई है तो यू कंफर्म मी बाय हैशटैग से आप मुझे कंफर्म करें। जितने सारे लोग मुझे देख पा रहे हैं, हैशटैग से मुझे कंफर्म करें। जितने सारे लोग, बहुत बढ़िया बच्चे, शानदार, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, कंफर्म, समझ में आ गया। एक भी फैक्ट छूटने नहीं दूंगा। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार यात्रा को निहार लेते हैं। यात्रा स्टार्ट कहां से हुई है? एक सिद्धांत बताया है, सेफ्टी वॉल्व। इसके बाद ये बढ़िया से नोट्स भी बना सकते हो। देखो इतना बढ़िया क्लियर तरीके से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा आप कह रहे थे ना बार बार ऐसे टेढ़ा हो रहा है, तो अब मैं व्हाइट पेपर में प्रैक्टिस करता हूं कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो कि ये जो टेढ़ा हो जा रहा था ना यहां से, अब वो सीधा हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली क्लास में कह रहे थे, तो अभी मैंने उसे सही कर लिया बच्चों। ठीक है, अच्छा देखो दूसरा मैंने आपको बताया स्थापना से संबंधित, एओ ह्यूम से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो हमने डिस्कस किए। तीसरे में हमने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है, प्रथम अधिवेशन में कैसे कैसे नाम परिवर्तित होता है, ये सारी बातें हमने कर ली है। ठीक है बच्चे, अब हम इस पूरी यात्रा को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे ले चले इस पूरी यात्रा को आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या पढ़ना है हमें बच्चों। इसमें अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि कांग्रेस के बच्चों पहले अध्यक्ष, जो पहला सत्र कांग्रेस का हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कोई बता सकता है तो बताए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बता सकते हो आप? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बता सकते हो आप? जितने सारे लोग देख पा रहे हो, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो बताओ। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कितने लोग बताएंगे? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, तो अध्यक्ष का नाम क्या है? अध्यक्ष का नाम यहां पर लिख दूं क्या? WC बैनर्जी। इनको हिंदी में पूरा नाम इनका है व्योमेश चंद्र बैनर्जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बैनर्जी हो गए। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और भी पूछते हैं कि जो कांग्रेस है इसके पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे? अगर बता दो। प्रथम महासचिव, कांग्रेस के प्रथम महासचिव, देखते हैं कौन बताएगा। कांग्रेस के प्रथम महासचिव, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के पहले कौन है? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है पहले जनरल सेक्रेटरी का नाम? आई थिंक दादा भाई नौरोजी। अच्छा, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष WC बैनर्जी, आपने सही बताया है। ठीक है, और बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कब तक खत्म होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ाया गया आएगा क्या? तो ऐसे अननेसेसरी कमेंट से कुछ होना नहीं है, ध्यान से पढ़े। ठीक है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा पेपर में क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कांग्रेस के प्रथम महासचिव बच्चों वही व्यक्ति है। अब आप कहोगे सर कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसको आपने अभी अभी पढ़ा है, क्या नाम है उनका? एओ ह्यूम ही तो है। एओ ह्यूम ही था प्रथम महासचिव। और बच्चों यहां ही तक नहीं, बल्कि एओ ह्यूम कब से लेकर कब तक था? तो ये 1885 से लेकर जनरल सेक्रेटरी लगातार रहा है 1906 तक।
एडी मतलब ईस्वी। कल भी एक बच्चे का कमेंट था कि एडी क्या होता है, एडी ईस्वी को कहते हैं। ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? बिल्कुल याद हो रहा होगा। प्रथम महासचिव कौन है? एओ ह्यूम है, जिसके बारे में 4-5 पॉइंट बता दिए हैं कि बॉटनिस्ट है, अर्निथोलॉजिस्ट है, फादर ऑफ आईएनसी है, सिविल सर्वेंट है। ठीक है, पीपल्स फ्रेंड करके किताब लिखी है, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये सारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ठीक है, ये बातें आपको याद हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन पूछते हैं कि कांग्रेस के आईएनसी के, कांग्रेस के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार का मतलब आर्किटेक्ट। कांग्रेस के वास्तुकार मतलब जैसे बच्चों घर बनता है ना, तो एक सिस्टम से बनता है, उसको आर्किटेक्ट बताता है कि कैसे कैसे कहां कहां क्या होना चाहिए। तो ऐसे कांग्रेस के वास्तुकार 3 लोग हैं बच्चों, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। कांग्रेस के वास्तुकार कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कौन कौन से 3 लोग हैं? अगर कोई बता सकता है तो बताए। कांग्रेस के वास्तुकार 3 लोग हैं, कोई बता सकता है? नहीं पता है? चलो मैं बताता हूं। एक तो एओ ह्यूम को कहा जाता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है इसलिए मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। एक तो एओ ह्यूम को कहा जाता है, और दूसरा आर्किटेक्ट कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बच्चों ये भी आईसीएस अधिकारी थे, हालांकि बाद में इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और ये व्यक्ति थे जो कांग्रेस की पहली सबसे बड़ी संस्था थी इंडियन एसोसिएशंस, उसकी स्थापना इन्होंने करी थी। और बाद में इंडियन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया लेवल पे कॉन्फ्रेंस किया था। क्वेश्चन अगर आ जाए कि कांग्रेस से पहले कोई क्या संस्था थी जो ऑल इंडिया लेवल पे थी, तो आप कहोगे बिल्कुल थी, इंडियन एसोसिएशन उसका नाम था, और उसको स्थापित किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बच्चों। बाद में वो संस्था कांग्रेस में ही विलीन हो गई थी 1886 में। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और एक व्यक्ति का और नाम आता है आनंद मोहन बोस। क्या नाम आता है? आनंद मोहन बोस। ये आर्किटेक्ट है, किसके आर्किटेक्ट है बच्चों? आईएनसी के आर्किटेक्ट कहे जाते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय वाइसराय ऑफ कांग्रेस कौन था? वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? भारत के वाइसराय कौन थे? कोई बता सकता है तो बताए। वाइसराय एक पद होता था, ठीक है, तो वाइसराय ऑफ इंडिया उस समय कौन था? कोई बता सकता है तो बताए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बच्चे ये क्वेश्चन। क्या नाम है? बिल्कुल सही को आंसर है लॉर्ड डफरिन। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या नाम है? लॉर्ड डफरिन। क्या नाम है? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन नाम है। क्या नाम है बच्चे? लॉर्ड डफरिन नाम है। ठीक है, तो ये मैंने अभी तक आपको कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सारे फैक्ट बता दिए। एक बार रिवीजन डालता हूं मैं, एक बार अभी तक जो मैंने आपको बताया है उसका रिवीजन डालता हूं। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या किया है। सबसे पहले बच्चों रिवीजन जब मैं कहूं तो ध्यान से सिर्फ सुना करो, कमेंट बॉक्स रोक दिया करो, सिर्फ ध्यान से सुनना है। जहां बैठे हो आंख बंद करके ध्यान से मेरी आवाज सुनो, आपको याद हो जाएगा। देखो रिवीजन में पहला पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जैसा कि हमने सिलेबस में डिफाइन किया था। सबसे पहले सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आता है, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत आता है, जिसे लाल लाजपत राय ने दिया है 1916 में। यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका है, उसमें इन्होंने एक लेख लिखा था, वहां से पता चला। सेफ्टी वॉल्व का मतलब है असंतुष्ट भारतीय अंग्रेजों तक एक मूवमेंट के माध्यम से नहीं पहुंचे, बल्कि कांग्रेस में अपनी बातें कहें और कांग्रेस ले जाए अंग्रेज तक। यही है सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत। उसके बाद मैंने आपको स्थापना बताई कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी है। तो एओ ह्यूम के बारे में 1 2 3 4 5 6 फैक्ट आपको याद रखने हैं। किसकी एक पत्रिका है? पीपल्स फ्रेंड। यह एक सिविल सर्वेंट था, इसको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था, इसको कांग्रेस का पिता कहा जाता है, इसको यह एक पक्षी विज्ञानी था, यह एक वनस्पति शास्त्री था। इतने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है, और इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में होता है बच्चों। कहां पर? पहले तो पूना में होना था, बाद में वहां पर एक पैंडेमिक फैल गई, जिस वजह से इसे शिफ्ट करके बॉम्बे में कर दिया गया। बॉम्बे में कहा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना होती है। और बच्चों दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में एक सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि जो इंडियन नेशनल यूनियन है इसका नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दो। बाद में जो पूछा गया कि कांग्रेस शब्द कहां से लिया है आपने, तो उन्होंने कहा यूएसए से लिया है, और कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? तो सम्मेलन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे, प्रथम महासचिव जनरल सेक्रेटरी एओ ह्यूम थे, जो कि 1885 से लेकर 1906 तक रहे। कांग्रेस के वास्तुकार 3 लोग हैं, एओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। वाइसराय उस समय लॉर्ड डफरिन थे।
ठीक है, अगर ये रिवीजन आपको समझ में आया है तो क्या करेंगे, सिर्फ एक हैशटैग कर देंगे, मुझे बता देंगे कि अब तक सारी चीजें मेरे जहन का हिस्सा बन चुकी हैं। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करें, बताएं, सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे, मैं एक एक कमेंट देख रहा हूं। हैशटैग अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, गुड। कंफर्म हैशटैग अगर रिवीजन समझ में आया हो। मेरा मानना है कि 3 बार चीजों को पढ़ने से याद हो जाती है, और मैं ऐसा ही करता हूं क्लास में, किसी भी फैक्ट को 2 से 3 बार आपसे डिस्कस, 2-3 बार बोलता हूं, जिससे कि आप समझ जाए। मेरा ये ध्येय रहता है हमेशा, कोई भी चीज जब मैं पढ़ाता हूं तो 3 बार मैं बोलूं बच्चों के सामने। 3 बार सुनने से, लिखने से, पढ़ने से, बताने से चीजें याद हो जाती। क्लियर, बहुत शानदार। अब आगे चले बच्चे, अब आगे चले। अब बच्चों देखो, कांग्रेस की स्थापना से अगर एक भी प्रश्न आएगा, आप जरूर करने वाले हो, ठीक है, ये जान लेना। चलो, और ये वीडियो 2-3 बार और देख लेना, कोई भी एग्जाम में कांग्रेस से जो क्वेश्चन आते हैं लगभग आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको हम और आगे ले जाते हैं, इस पूरी चर्चा को। बच्चों जब हम कांग्रेस, अब हम कहां पर पहुंच चुके हैं, मैं यहां लिखता हूं, अब हम कांग्रेस के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। जिसका नाम क्या है, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। अब बच्चों अधिवेशन से आप घबरा तो नहीं रहे, अधिवेशन एक काइंड ऑफ मीटिंग समझ लो आप, जब वो साल में एक बार मिलते थे और कुछ करते थे कि इस साल हमें क्या करना है, अधिवेशन। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस को INC लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कांग्रेस का नाम क्या है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशनों की यहां पर हम चर्चा करेंगे, और मैं ये वादा करता हूं बच्चों, एक एक अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, सारे को नहीं पढ़ना है, एक एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन आपको याद करा दूंगा। ठीक है, एक एक इंफॉर्मेशन आपको याद ना करा दिया तो मेरा नाम आप याद रखना। एक एक जितने इंपॉर्टेंट अधिवेशन है आपको याद करा दूंगा। और बच्चों देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, बहुत मेहनत से मैंने क्लास को डिजाइन किया है, देखो आपको अभी पता चल जाएगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। बच्चों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा, तो मैंने एक भयानक सच अभी मैं आपसे बताने जा रहा हूं, वो क्या है कांग्रेस का भयानक सच। ये है कि जो बच्चों पहले 4 अधिवेशन है, जो पहले 4 अधिवेशन है, वहां से क्वेश्चन हर पेपर में आया है। तो क्यों ना पहले 4 अधिवेशनों को रट्टा लगा लिया जाए। पहले चार अधिवेशन अगर आप पढ़ के जाओगे तो लगभग पेपरों में यहां से प्रश्न पूछेंगे, और उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहला ध्येय हमारा है पहले 4 अधिवेशन। तो PYQ ऐसा बताता है हमें कि आप पहले 4 अधिवेशन रट लो, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों को और रट लो। तो पहले 4 अधिवेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपको याद हो। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर याद नहीं है तो उससे भी बढ़िया बात है कि पहली बार में आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, दोनों स्थितियों में आप बेहतर हो। ठीक है, देखो पहला अधिवेशन कब हुआ, आपको अभी अभी मैंने बताया 1885 में हुआ था क्या, बिल्कुल हुआ था। ठीक है, अच्छा बच्चों कहां पर हुआ था, आपको बताया था कि नहीं पूरा में होना था, लेकिन वेन्यू चेंज हो गया, महामारी फैल गई, तो कहां पर हो गया बच्चे, यह हो गया कहां पर, बॉम्बे में हो गया। तो वेन्यू याद हो गया पहले अधिवेशन का, 1885 में बॉम्बे में अधिवेशन होता है। और यह अधिवेशन, इस अधिवेशन के अध्यक्ष, अभी अभी आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस बात को बताया था, एक बार फिर से लिख दो, WC बैनर्जी। क्या नाम है, WC बैनर्जी इसके अध्यक्ष रहे बच्चों। कौन, WC बैनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। और इस अधिवेशन में बच्चों कुल 72 लोगों ने, कितने लोगों ने, 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। यह एक बार पूछा गया था, अभी तक इसके बाद से नहीं पूछा गया, तो लिख दिया मैंने। तो पहला अधिवेशन सबको याद है, अगर नहीं याद है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, तो मैंने मतलब ऐसा किया है, ऐसा बनाया है कि आपको याद हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बस लिख लो, 1885 में पहला अधिवेशन बॉम्बे में होता है। WC बैनर्जी, वही व्यक्ति व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो प्रीवियसली मैंने आपसे डिस्कस किया था, और 72 लोग प्रतिनिधि थे इस अधिवेशन के। याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं कहां पे बच्चे, दूसरे अधिवेशन में। हर साल अधिवेशन हो रहा है, तो अगला साल कब आएगा, 1886 में आएगा। तो अगला अधिवेशन कब हो रहा है, 1886 में। अब दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ बच्चों, दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में। सबसे अधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए हैं बच्चों, याद करके रखना। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है 1886 में।
ठीक है, दूसरा अधिवेशन याद हो गया, कलकत्ता में 1886 में होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आगे चलते हैं। अध्यक्ष अगर कोई बता सकता है तो बता दे, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कोई बता सकता है तो बता दे, नहीं बता सकते तो अभी याद कर लो। उनका नाम है वही व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस का नाम बदला था। बताओ कौन, जिन्होंने कांग्रेस का नाम बदला था। एक कमेंट आया है, बबली सैनी शायद नाम है आपका, दादा भाई नौरोजी लिखा है, शिव ने लिखा है, बहुत बढ़िया शिव। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चे लिख पा रहे हैं, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1886 कलकत्ता, कौन भाई, दादा भाई, दादा भाई, एक बड़ा सा नाम नौरोजी। और नाम से नहीं लग रहा पारसी है, ये पारसी व्यक्ति है कि नहीं है, बिल्कुल है पारसी व्यक्ति। ठीक है, दादा भाई नौरोजी पारसी है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी बंगाली है। ठीक है, तो इस अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 434 प्रतिनिधियों ने दूसरे अधिवेशन में हिस्सा लिया। तो दूसरा भी याद हो गया कि नहीं। दूसरा अधिवेशन, पहला अधिवेशन एक बार रिवाइज करें, 1885 बॉम्बे, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, 72 लोगों ने हिस्सा। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, 434 लोगों ने हिस्सा। तीसरे अधिवेशन में आ जाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, तीसरे अधिवेशन में। और अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों, सेशन को शेयर करना आपका काम है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इतना बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है। चाहे स्टैटिक जीके की बात हो, चाहे हिस्ट्री की बात हो, चाहे पॉलिटी की बात हो, चाहे हिंदी की बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो, बेहतर कंटेंट फ्री में आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। ऐसा और कहीं नहीं, और ऐसा यूट्यूब के इतिहास में ना हुआ था, और आगे हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते, हम ही दोहराएंगे इतिहास। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 1886, 1885, उसके बाद अगला अधिवेशन अगले ही साल होगा, हर साल अधिवेशन हो रहा है। 1887 में थर्ड अधिवेशन होता है बच्चे, और तीसरा जो अधिवेशन है बच्चों वो कहां पर होता है, कोई बता सकता है, बताओ कहां पर, मद्रास। अभी के अभी रट लो, अभी के अभी रट लो, बार बार मैं बोलूंगा आपको रट जाएगा। 1887 तीसरा अधिवेशन मद्रास। ठीक है, इसके अध्यक्ष का नाम कोई बता सकता है, इसके अध्यक्ष का नाम है, यह एक मुस्लिम व्यक्ति है, क्या नाम है, बिल्कुल पूजा ने बताया है इसका आंसर, क्या नाम है, बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत बढ़िया, ये लिख दूं, बड़ा सा नाम है, लिख दूं, बिल्कुल लिख देता हूं, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और बच्चों इस अधिवेशन में कुल 607 लोगों ने हिस्सा लिया। कितने लोगों ने, कुल 607 लोगों ने हिस्सा लिया। कितने लोगों ने, 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया तीसरे अधिवेशन। याद हो गया कि नहीं, 607 लोगों ने हिस्सा लिया है। अभी तक सिर्फ 72 पूछा हुआ है, लेकिन मैं पहले 4 अधिवेशन आपको रटाना चाहता हूं क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छा चौथा अधिवेशन आ गया बच्चों, अगले साल फिर आएगा। अब अगला साल कब आता है, कोई रॉकेट साइंस है क्या, बिल्कुल नहीं है, 1888 में अगला साल आएगा। ठीक है, अच्छा ये अधिवेशन कहां पर हुआ था, कोई बता सकता है, ये अधिवेशन चौथा अधिवेशन कहां पर हुआ था बच्चे, चौथा अधिवेशन कोई बता सकता है, इलाहाबाद में हुआ था, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो यहां पर मैं प्रयागराज लिख देता हूं। ठीक है, कहां पर, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज। अच्छा प्रयागराज में, अब व्यक्ति का नाम बता सकते हैं क्या, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम बता सकते हैं, बिल्कुल जॉर्ज यूल। अब देखो उसके साथ क्या जाति हुई है, भारतीयों ने क्या जाति उसके साथ की है बच्चों, भारतीयों ने इसके साथ ये जाति की है कि इसका नाम था जॉर्ज यूल। इंग्लिश में इसे ऐसे लिखते हैं, भारतीय इसे कहते थे क्या, जॉर्ज यूले। क्या कहते थे, जॉर्ज यूले कहने लगे इसे। ये बहुत चिढ़ता था बेचारा, भारतीय और चिढ़ाते हैं, कहते जॉर्ज यूलो कहां हो, कैसे हो जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूल नाम है इंग्लिश में, हिंदी में इसे जॉर्ज यूले कहते थे इंडियंस। इंडियन की एक्सेंट अलग है पूरी तरह से। ठीक है, अच्छा जॉर्ज यूले। अब इस अधिवेशन में बच्चों कुल मिला के 1248 लोगों ने हिस्सा लिया था। तो ये पहले 4 अधिवेशन मैंने आपको बताए। ठीक है, और बच्चों यहां से आप सिर्फ 4 क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। जैसे देखो और 4 क्वेश्चन आपके तैयार करा रहा हूं। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, बच्चों ये जो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी है ना, यह जो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी व्यक्ति है, ये डब्ल्यू.सी. बैनर्जी एक बंगाली व्यक्ति है। तो पहले कांग्रेस के बंगाली अध्यक्ष, पहले बंगाली अध्यक्ष कांग्रेस के कौन हो जाएंगे, पहले बंगाली अध्यक्ष कांग्रेस के हो जाएंगे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। तो एक क्वेश्चन यही याद हो गया आपका। वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कांग्रेस के पहले बंगाली अध्यक्ष कौन है, तो आप कहोगे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस के पहले पारसी व्यक्ति, पहले पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष अगर आ जाए तो आप क्या लगाओगे, दादा भाई नौरोजी लगा दोगे।
क्या लगाओगे? दादा भाई नौरोजी लगा दोगे अगर पहले कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष पूछ ले। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे पहले बंगाली अध्यक्ष तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी लगाओगे। अगर पूछे पहले पारसी अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी लगाओगे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, यहां स्टार लगा देता हूं, क्योंकि बच्चों उन दिनों अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल करने से रोकने के लिए बहुत यत्न किए थे उन्हें। ठीक है, लेकिन फिर भी कांग्रेस में बहुत सारे मुसलमान जुड़े, हालांकि संख्या कम थी। लेकिन पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर कोई आपसे पूछे, ये कई बार पूछा गया है और आगे भी आपके पेपरों में पहले मुस्लिम अध्यक्ष कई बार पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ये तीसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ठीक है, वहीं पर जॉर्ज यूल जो है ये प्रथम यूरोपियन, पहले यूरोपियन या अंग्रेज अध्यक्ष, पहले यूरोपियन अध्यक्ष बन गए। ठीक है, तो बच्चों एक चीज बताओ, कांग्रेस के अंदर कुछ चीजें आप देख पा रहे हो कि कांग्रेस का अधिवेशन भारत के अलग अलग हिस्सों, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, प्रयागराज, अलग अलग हिस्सों में हो रहा है और इसमें अलग अलग तबके के लोग, बंगाली, पारसी, मुस्लिम, यूरोपियन, ये अलग अलग तबके के लोग हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा है, प्रतिनिधि 72 से 434, फिर 607, फिर 1248 और ये संख्या कभी रुकी ही नहीं, बढ़ती ही गई, पूरे भारत में फैल गया कांग्रेस की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें सारे वर्ग के लोगों को मौका मिला है और सबसे बड़ा कारण है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं, जिससे कि संपूर्ण भारत कुछ ही दिनों में ये जान गया कि एक पार्टी बनी है जो भारतीयों के हित की बात करती है और इसका फायदा कांग्रेस को मिला। बच्चों आज जो छोटी मोटी पार्टियां बनती है वो 1-2 साल मीटिंग करके बंद कर देते हैं, या एक ही व्यक्ति की पार्टी बन जाती है, एक ही जाति के लोग उसके अध्यक्ष होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टी का पतन हो जाता है। लेकिन यह कांग्रेस से आप सीख सकते हैं। जब मैं कांग्रेस कहता हूं तो आजादी से पहले की कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस से सीखो, क्योंकि पहले के अध्यक्ष बंगाली, दूसरे के पारसी, तीसरे के मुस्लिम, चौथे के यूरोपियन, मतलब समस्त तबकों को इन्होंने हिस्सेदारी दी है, जिस वजह से कांग्रेस एक बड़े मुकाम पे पहुंच गई। राष्ट्रीय आंदोलन में उसे कहा गया भारत की आवाज, वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले 4 अधिवेशन अगर आपको समझ में आए तो आप क्या करोगे, जैसा कि आप जानते हो, एक हैशटैग करके मुझे कंफर्म करोगे, एक हैशटैग करके मुझे कंफर्म करो अगर आपको पहले 4 अधिवेशन याद हो गए हो, बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, शानदार शानदार। ओके, अब आगे चले। बहुत धन्यवाद। देखो हैशटैग लगातार आए, मतलब चीजें अभी हम मतलब जो हमारा जो 2 माध्यम है, मैं जो बोलता हूं आप सुनते हो, ठीक जा रहा है सब कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। तो अभी तक की जो स्थिति है आपको बिल्कुल समझ में आई है कि अभी तक हमने कांग्रेस की स्थापना और 4 अधिवेशन, सिर्फ 4 देखे, लेकिन 4 ही नहीं देखने, और भी तो देखने हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, हैशटैग कंफर्म हो गया। अब बच्चों और भी कुछ अधिवेशन हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के कुछ और अधिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, याद भी करवा दूंगा यहीं के यहीं। पहले 4 अधिवेशन याद हो गए बच्चों, इनके नोट्स भी बना लेना बच्चों, इनको 2-3 बार वीडियो को देख लेना, आपके कोई क्वेश्चन कांग्रेस से संबंधित गलत नहीं होंगे, याद करके रखें। ठीक है, अच्छा बिल्कुल, अब एक बार रिवाइज कराएंगे थोड़ी देर में, तब तक थोड़ा सा बता देते हैं। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पहले से ही बता दी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो अब देखो आगे ले चलते हैं और कांग्रेस के क्या करते हैं बच्चे, प्रमुख अधिवेशनों की चर्चा करते हैं, जो शायद आप जानते भी हैं। ठीक है, देखो अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे एक संवाद स्थापित करना चाहता हूं बच्चों, मैं चाहता हूं मैं आपसे बातचीत करूं लेकिन कंटेंट की भाषा में, जिससे आपका टाइम किल भी ना हो और आप हमसे जुड़ भी पाए। राइट, अब ध्यान से समझेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, सबसे कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सबसे कॉमन क्वेश्चन, गांधी जी, महात्मा गांधी की मैं बात कर रहा हूं, गांधी जी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे, पीछे आप लिख देना। मैं जब तक पीछे मुड़ के देखूं तब तक आप कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे, कितने बार अध्यक्ष अब देखते हैं किसका किसका आंसर आया। बहुत बढ़िया बच्चे, देखो बढ़िया रिस्पॉन्स है। एक बार, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं एक बार, शायद 1-2 कमेंट ऐसे हैं जो 2 बार कह रहे हैं। ठीक है, एक ने तो लिखा है 1 बार 2, मतलब इसका क्या मतलब है ईश्वर ही जाने, 1 बार 2 ऐसे लिखा हुआ है, 1-2 कमेंट ऐसे हैं। तो मैक्सिमम कमेंट ऐसे हैं बच्चे जो 1 बार लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है।
ठीक है। गांधी जी बच्चों सिर्फ एक बार ही, कितनी बार बच्चे, सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आज के बाद गलत मत कर देना, कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, एक, एक बार, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पता है तो आप ये लिख दो, कब रहे कांग्रेस के अध्यक्ष, कब रहे कांग्रेस के अध्यक्ष, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं, 1924 में रहे कांग्रेस के अध्यक्ष। अब जिसको याद नहीं है बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है, कोई पृथ्वी नहीं धसी जा रही है, याद कर लो भाई, जीएस में फैक्ट ही तो होते हैं। याद नहीं था कुछ देर पहले, अभी याद हो गया, आप सबके बराबर हो गए। गांधी जी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे, एक बार। कब रहे बच्चे, 1924 में। कहां पर एक अधिवेशन हुआ था, कहां पर बच्चे, बेलगाम। अच्छा, बेलगाम कहां है, बेलगाम है कर्नाटक में, ठीक है। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, तो इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर दूं क्या, बिल्कुल बंद कर दूंगा, ये बॉक्स याद करके रखना, कारगर है ये बॉक्स, ठीक है। गांधी जी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे, एक बार। कब, 1924। कहां पर, बेलगाम। कहां है, कर्नाटक, बेलगाम अधिवेशन जो कर्नाटक में है। क्लियर हो गया, ऐसे ही सहजता से पढ़ दे, कुछ भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में, कोई भी विषय मुश्किल नहीं, मुश्किल बना दिया जाता है कई बार, और आप लोग भी बना देते हो कि बहुत मुश्किल है, पढ़ेंगे ही नहीं, नहीं, क्लैरिटी से पढ़ोगे सब कुछ। बहुत, इस दुनिया की का कोई भी विषय नहीं है जो मुश्किल है आपके लिए, इस दुनिया का कोई भी कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते बच्चों। इस दुनिया का अगर एक भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है ना, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी अदम्य क्षमता को जब तक नहीं समझोगे, अदम्य क्षमता समझोगे, तो सब कुछ इस दुनिया का, सारे कार्य, जितने भी कार्य आप देख रहे हो ना, माउंटेनिंग करना, कुछ भी करना, पर्वतों पे चढ़ना, लोग कहां तक चले गए बताओ, लोग दूसरे ग्रहों की खोज कर रहे हैं, ठीक है, मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, याद रखना। सिर्फ अपनी अदम्य क्षमता को समझना होगा, विश्वास से अपने आप में एक आत्मविश्वास जगाना होगा और पढ़ाई करनी होगी, राइट। चलो आगे चले। अब देखो एक और चीज ले लेते हैं बच्चों, दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे, अगर क्वेश्चन पूछे कांग्रेस की, कांग्रेस को मैं आईएनसी लिख दूं तो कोई आप गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। आईएनसी का मतलब क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको आईएनसी लिखते हैं, बार बार लिखने से अच्छा है 3 वर्ड में हो जाए। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्षा बता सकते हैं, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्षा कौन बता सकता है, देखते हैं कौन बता सकता है पहली महिला अध्यक्षा। देखो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, क्या नाम है पहली महिला अध्यक्षा, एनी बेसेंट, लगभग बच्चे एनी बेसेंट बता रहे हैं, कुछ बच्चे सरोजनी नायडू वाला फैक्ट भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा, एनी बेसेंट, यहां लिख दो एनी बेसेंट, सबको याद था, ठीक है। लेकिन बच्चों इसके साथ ही साथ आपको 2 फैक्ट और याद करने हैं। आप कहोगे सर कौन से 2 फैक्ट याद करने हैं। पहली बात कि ये अध्यक्षा कब बनी थी, 1917 में बनी थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। कब बनी थी, 1917 में, और कौन सा अधिवेशन था आप बता सकते हो क्या, बिल्कुल कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था बच्चे, कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। याद हो रहा है कि नहीं। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट कब बनी, 1917। कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा, पहली भारतीय महिला अध्यक्षा बता सकते हो क्या, पहली भारतीय महिला अध्यक्षा। मैं वेट कर रहा हूं किसका आंसर आएगा। पहली भारतीय महिला अध्यक्षा क्या नाम है, बिल्कुल सही आंसर सरोजनी नायडू। क्या नाम है, सरोजनी नायडू। ठीक है बच्चे, सरोजनी नायडू। लेकिन यहां से फिर मैं कह रहा हूं आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं
कि ये कब बनी थी कांग्रेस की अध्यक्षा, तो याद रखोगे कब, 1925 में। कौन सा अधिवेशन था बच्चों, तो कानपुर में कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था, यह कानपुर में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था, कानपुर में हुआ था। तो बच्चों ये देखो महिला वाले जो प्रश्न आएंगे, महिला अध्यक्षा वाले प्रश्न, उसको तो आप गलत नहीं करोगे। इसलिए आप क्या करो कि ये वाला जो एरो है ना, देखो इस एरो को तो एक बॉक्स में कर लिया आपने, इस एरो को भी आप क्या करो, एक बॉक्स में बंद करके रख दो। एक बॉक्स में इसको भी, ये दो बॉक्स हो गए आपके इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, एक जैसे कंटेंट को मैं एक जगह रख रहा हूं। गांधी जी से संबंधित 3 फैक्ट याद करने थे, महिला अध्यक्षा से संबंधित 2 फैक्ट, और छोटे छोटे 2-3 और फैक्ट आपको याद करने थे। ठीक है, आपको याद हो गया कि नहीं, एक बार हैशटैग करके मुझे फिर से कंफर्म कर दे। अभी तक की जो स्थिति है ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इस क्लास को और आगे ले चले, बताएं, एक बार कंफर्म करें, जितने सारे लोग देख रहे हैं एक बार कंफर्म करें, एक बार कंफर्म करें कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलो ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो चले, बेसिक 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी, अब इसको और आगे ले चले क्या, बिल्कुल इसको और आगे ले चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब इसको आगे ले चलते हैं बच्चे, इस पूरी घटनाओं को, ये पूरी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। अब इसके बाद कांग्रेस, पहली बार कांग्रेस की महिला अध्यक्षा, गांधी जी वाला फैक्ट। अब उसके बाद अगर क्वेश्चन एक छोटा सा और आता है कई बार, आईएनसी के क्वेश्चन क्या आता है बच्चे, क्वेश्चन आता है आईएनसी के सबसे युवा अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो उनका नाम क्या है, सबसे युवा अध्यक्ष। अगर सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस का पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हैं उनका नाम क्या है, सबसे युवा अध्यक्ष, देखते कौन बताएगा, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष बताएं। बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत धन्यवाद। ठीक है, सब याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से पढ़ते रहो बच्चों, किसी के लिए कोई बैर भाव मत रखो। ठीक है, कोई राय बना के मत बैठो, पहली क्लास से मैं कह रहा हूं, फ्री माइंड होके बस पढ़ाई करो, अपने सिलेक्शन पे ध्यान दो, सिलेक्शन लो और बढ़िया से समाज का भला करो, देश का भला करो। ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष कौन बताएगा, कुछ लोग राजीव गांधी बता रहे हैं, ठीक है, अब्दुल कलाम कुछ लोग बता रहे हैं, मिसाइल मैन कुछ लोग बता रहे हैं। देखो यही मिसकंसेप्शन होती है, लेकिन कुछ लोग सही भी बता रहे हैं। ठीक है, तीनों तरह के मिक्स आंसर आ रहे हैं, लेकिन आज के बाद आप गलत नहीं करोगे इस वादे के साथ। ठीक है, तो क्या नाम है, कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस भी बता रहे हैं, तो एक बार ध्यान से सुन लो, कुछ लोग दादा भाई नौरोजी बता रहे हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी सबसे वृद्ध अध्यक्ष रहे हैं जो 1906 में बने थे वो। ठीक, अच्छा, सबसे युवा, आईएनसी के सबसे युवा अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन बताएगा, इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या आंसर होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम। बच्चों इनको आजादी के बाद ना शिक्षा मंत्री बनाया गया था, बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। ठीक है, एक बहुत बड़ी कड़ी है कांग्रेस के ये, क्योंकि एक मुस्लिम है और बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस की बात करते थे। तो सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना आजाद जी रहे। और बच्चों ये कब बनाए गए, तो 1923 में एक अधिवेशन था, सामान्य अधिवेशन नहीं था बच्चों, यह एक विशेष अधिवेशन था। यह क्या था बच्चे, विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन था। याद हो गया कि नहीं, यह एक विशेष अधिवेशन था। और यह विशेष अधिवेशन कहां पर था, यह दिल्ली में हुआ था, यहां कंफ्यूज नहीं होना, विशेष अधिवेशन था, दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष 1923 में बनाए गए। और बच्चों क्वेश्चन ये आता है, ये कितने साल के थे सर, आप युवा बोल रहे हो, ये सिर्फ 35 साल के थे जब ये अध्यक्ष बने थे उस समय। ठीक है, 35 साल के थे, कितने साल के थे बच्चे, सिर्फ 35 साल के थे ये
कितने साल के थे? सिर्फ 35 साल के थे। कोई समस्या तो नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे युवा अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो आप बता दोगे, किसको बताओगे भैया? मौलाना अबुल कलाम आजाद बताओगे। 1923 विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और सिर्फ कितने साल के हैं? 35 साल के। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो चलो अब आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन हाँ, ये पॉइंट आप बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन इसको मैं आगे बताने वाला था कि ये सबसे अधिक समय तक भी अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि बच्चों वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 से लेकर 45 तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, तो लगातार 40 से 45 तक यही रामगढ़ अधिवेशन से आगे तक यही अध्यक्ष रहे थे, सबसे अधिक टाइम तक रहे। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अब आगे चले, आईएनसी के सबसे युवा अध्यक्ष। लेकिन अगर मैं पूछ लूं, अभी अभी मैंने बता भी दिया है हालांकि, अगर मैं पूछ लूं, क्या पूछ लूं? अगर मैं पूछ लूं आईएनसी के सबसे वृद्ध अध्यक्ष, लो, आईएनसी के सबसे वृद्ध अध्यक्ष, ये बताओ आप, ये तो बता ही दोगे। सबसे वृद्ध अध्यक्ष, ये अभी अभी बताया मैंने, बिल्कुल सब लोग बता रहे हो, बिल्कुल। तो इनका नाम ही लिख दे। क्या नाम है इनका भाई? इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? दादा भाई सबसे युवा और सबसे वृद्ध, इसको भी दोनों एरो को एक ही बॉक्स में क्या करना है? बंद करना है और एक साथ पढ़ना है। देखो, यह बहुत साइंटिफिकली ट्रू है कि जब एक जैसी चीजों को आप पढ़ते हो तो वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। जैसे यहां देखो, मैंने जितने बॉक्स बनाए सबका, यहां महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला, तो महिला वाले गांधी जी वाले क्वेश्चन यहां तैयार हो जाएंगे आपको। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया? पहले 4 अधिवेशनों को मैंने एक साथ करा दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत सिस्टमेटिक मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे अधिक समय तक अभी डिस्कस करूंगा। अब थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चों, आपको पता है राष्ट्रगान का नाम क्या है? जन गण मन। ये आप पता है, आपको बिल्कुल पता होगा। तो अब यहां पर थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ विशेष चीजें होंगी अधिवेशन में, जैसे जन गण मन। क्वेश्चन ये आता है कि जो जनगण मन है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो जनगण मन है, यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बता सकते हैं क्या? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बता सकते हैं? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बता सकते हैं? मैक्सिमम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। जनगण मन सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 1911 में गाया गया था। और बच्चों, 1911 में जनगण मन गाया गया था। पहला फैक्ट, 1911 में। दूसरा फैक्ट, कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन में। तीसरा फैक्ट आप लोग बताएं कि इसके अध्यक्ष का नाम बता सकते हैं क्या? इसके अध्यक्ष का नाम कौन बताएगा? सामाजिक धार्मिक आंदोलन नहीं पढ़ाएंगे क्या? बच्चों, सामाजिक धार्मिक आंदोलन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पीईटी का सिलेबस तो देख लो। और राष्ट्रीय आंदोलन मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें कहां से आ जाएगा सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है। तो बच्चों, जो कमेंट करते हो ना, थोड़ा सा देख लिया करो कि क्या कमेंट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही दिन ये सारे किंतु परंतु का आंसर देने के लिए सिलेबस डिस्कस किया है, क्योंकि मुझे पता है बैचेस में क्या होता है, बच्चे पूरे टाइम पूछते हैं कि ये नहीं पढ़ाओगे, ये नहीं पढ़ाओगे। तो इसलिए पहले ही मैंने जब सिलेबस डिस्कस कर दिया, आपको बता दिया कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। इतिहास में तो वर्ड हिस्ट्री भी है, लेकिन वो आपका सिलेबस ही नहीं, तो क्या वो पढ़ाया जाए भाई? मैं अपनी विद्वता दिखाने के लिए वर्ड हिस्ट्री पढ़ाने लगूं, वर्ड वॉर ये था वो था, लेकिन आपके क्वेश्चन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आए, अच्छा तो आपको खूब लगेगा कि अरे सर बहुत क्या ही पढ़ा रहे, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो निरर्थक नहीं हो गया आपके लिए। आपको समझना होगा, सिर्फ वही चीजें जीवन में अभी करें जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए, ठीक है। अननेसेसरी चीजें, अननेसेसरी बातें, अननेसेसरी लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है। नहीं रह पाओगे तो बहुत नुकसान होगा, ठीक है। क्या नाम है? पंडित विशन नारायण दर। क्या नाम है? पंडित विशन नारायण दर। क्या हो जाएगा? पंडित विशन नारायण दर। यहां लिख दूं, मैं यहां लिख देता हूं, पंडित विशन नारायण दर इनका नाम है। यहां पर लिख दो, पंडित विशन
नारायण दर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत शानदार आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहे। तो जनगण मन से संबंधित तीन चीजें कि यह 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, यहां पर अध्यक्ष लिख दो, कहीं कुछ और तो नहीं समझोगे आप लोग। अध्यक्ष इसके कौन थे, पंडित विशन नारायण दर अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसको और आगे ले चलते हैं, इस पूरी चर्चा को, थोड़ा सा परिचर्चा को और आगे ले चलते हैं बच्चे। बच्चों राष्ट्र गान के बारे में बात हो गई, राष्ट्र गीत क्या है आप जानते हो क्या, बिल्कुल जानते हैं सर, वंदे मातरम। बच्चों वंदे मातरम भी कांग्रेस के अंदर कब गाया गया, यह भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप बता सकते हो क्या कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के अंदर कब गाया गया, और दूसरा क्वेश्चन किस अधिवेशन में गाया गया, तीसरा क्वेश्चन अध्यक्ष कौन थे। देखते हैं किसका आंसर आएगा, देखते हैं किसका आंसर आएगा। मैक्सिमम कुछ बच्चे बेहतर कर रहे हैं और बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, बंकिम चंद्र चैटर्जी की एक किताब है आनंद मठ, वहां पर पहली बार वंदे मातरम एक गीत के रूप में लिखा गया है, जो सन्यासी विद्रोह के हिसाब से लिखा गया। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। सूरज यादव कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक सुधार आंदोलन सिलेबस का हिस्सा नहीं है, एक बार पेट का सिलेबस देख ले बच्चे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। सूरज यादव कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए देखो होता क्या है ना कि टाइम बहुत कम है, तो क्या है कि आपको कम टाइम में बेहतर कंटेंट देना है और सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें को कराना है। ठीक है, हम कोई ऐसी चीजें नहीं करेंगे जिससे कि बहुत अच्छा आपको लगे एग्जाम में नहीं आए, हम इससे दूर रहते हैं बच्चों। तो इसीलिए आपको ये सब कुछ दिया जा रहा है, उसको बेहतर समझने की कोशिश करें, और जो आपके लिए बेहतर है। देखो मार्केट में बहुत फैब्रिकेटेड चीजें चल रही हैं, ठीक है, लोग फेमस होने के लिए बहुत अच्छे आवरण में यूट्यूब पे नए नए तरीके से शॉर्ट्स बना के दे रहे हैं, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। लोग बच्चे खुश हो रहे हैं उस पर कमेंट कर रहे हैं, नहीं, अपने काम की चीजें करनी है आपको। पढ़ाई के लिए जो आवश्यक है बच्चों, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि जो आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सके ऐसे व्यक्तियों का साथ रखो जिससे कि आपको सफलता मिले। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, उसके साथ रखे रहे जिससे आपके बुद्धि का जो एक स्तर है ना वो बढ़ जाए। ठीक है, उसके साथ बिल्कुल नहीं रहे जिससे कि आप लाइक वाइक कर रहे हैं लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि वहां से आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, अपने लिए स्वयं सोचना आपको होगा। ठीक है, तो सोचो, स्वयं सोचें आप। तो वंदे मातरम की बात करें तो सबसे पहले याद करेंगे कि 1896 ईस्वी में क्या हुआ, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के अंदर गाया गया। बच्चों बिल्कुल सही, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे 1896, बिल्कुल सही। कुछ लोग 1996 कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है वो टाइपिंग एरर ही होगी, क्योंकि मैं आजादी से पहले की बात कर रहा हूं, आप आजादी के कई साल और पार कर चुके हो। ठीक है, 20वीं सदी पे आ चुके हो। ठीक, 1896 याद हो गया। किस अधिवेशन में बच्चों, कलकत्ता अधिवेशन। इसलिए तो एक साथ लिख रहे हैं, इसीलिए हम एक साथ लिख रहे हैं कि आपको चीजें कंपैरिजन में याद हो जाए। कलकत्ता अधिवेशन। तीसरा पॉइंट, यहां पर पंडित विशन नारायण दर जी थे। यहां पर कौन थे बच्चों, कोई बता सकता है क्या, यहां पर कौन थे, कौन थे यहां पे, एक भी आंसर आएगा, एक भी आंसर बिल्कुल आ चुका है। क्या नाम है, दीक्षा श्रीवास्तव का आंसर आया हुआ है, बहुत बढ़िया। रहीमतुल्ला सयानी, क्या नाम है बच्चे, रहीमतुल्ला सयानी। रितु चौधरी का भी आंसर आया है, रहीमतुल्ला सयानी, अहमदुल्ला नहीं, रहीमतुल्ला। कुछ लोग अपने ही नाम बना दे रहे हैं। ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी, क्या नाम है, रहीमतुल्ला सयानी। आदित्य मिश्रा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कितने लेक्चर में हो जाएगा। तो बच्चों इसका क्या ही आंसर मैं दूं, आप पहले मुझसे पढ़ो कि कितने लेक्चर में हो जाएगा, बहुत टाइमली मैं खत्म कर दूंगा। ऐसे लेक्चर जब आप बार बार पूछोगे कि कितने लेक्चर में आप करा दोगे, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स करके नहीं आता है कि मैं सब कुछ इसी टेरिटरी के अंदर करा दूंगा। ठीक है, जल्द करा देंगे, समय से करा देंगे, और आप कई बार रिवाइज भी कर सकते हैं, ऐसा करा देंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ के आप मुझे डीमोटिवेट नहीं करें। ठीक है, चलो, वंदे मातरम 1896 कलकत्ता। अच्छा, उसके बाद रहीमतुल्ला सयानी, यहां लिख दो नाम, रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी, बहुत बढ़िया, रहीमतुल्ला सयानी। ये नाम याद रखना क्योंकि ये मुस्लिम नाम है बच्चों, और बहुत बड़ी बात है ये। वंदे मातरम को लेकर मुस्लिमों में एक अलग भावना चल रही है, लेकिन जब वंदे मातरम गाया गया उस समय एक मुस्लिम अध्यक्ष है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा संकेत है बच्चों। ठीक है, आप प्राचीन जब देखोगे ना, स्वतंत्रता के समय क्या बातें थी, देश को आजाद कराना था, और जो अब छोटे छोटे स्वार्थ थे ना, उनकी तिलांजलि दे दी गई थी। ठीक है, तो रहीमतुल्ला सयानी एक मुस्लिम है, और वो अध्यक्ष तब थे जब वंदे मातरम कांग्रेस के अंदर गाया गया था। ठीक है, क्लियर,
बहुत बढ़िया। जनगण मन, वंदे मातरम, तो ये दोनों चीजों को मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये राष्ट्रगान है और राष्ट्रीय गीत है ये, तो दोनों को आप एक साथ मर्ज करके पढ़ सको। इसके बाद कुछ और फैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। वंदे मातरम हो चुका है और साथ साथ मैंने क्या क्या बता दिया आपको, जनगण मन वाला फैक्ट बता दिया। अब इसके बाद बच्चों एक पॉइंट है स्वराज, एक पॉइंट है स्वराज। बच्चों स्वराज एक प्रस्ताव था, वह कांग्रेस के अंदर अंदर कब पारित किया गया, क्या आप बता सकते हैं? स्वराज कांग्रेस के अंदर कब पारित किया गया, कई बार आपके पेपरों में पूछा गया है। स्वराज कांग्रेस के अंदर कब पारित किया गया, बहुत आसान प्रश्न है, बता सकते हैं? किसने दिया यह भी बता दीजिए, किसने, क्या लिखा है आपने, समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल 1906, बहुत बढ़िया। 1906 1906 ईस्वी में स्वराज पारित हुआ कांग्रेस के अंदर। और इस समय जब स्वराज पारित हुआ तो इस समय यह कौन सा अधिवेशन था? तो बच्चों इस समय भी यह कलकत्ता अधिवेशन था। देख रहे हो कलकत्ता अधिवेशन में कितने बड़े बड़े काम हुए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, इसके अध्यक्ष, सारे लोग बताओ, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष कौन रहे? इसके अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे बच्चों। ठीक है, तो स्वराज से संबंधित कांग्रेस के अंदर स्वराज 1906 में पारित होता है। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी इसके क्या रहते हैं बच्चों, इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं। हालांकि बहुत डिस्प्यूटेड अधिवेशन था तो उसने डिटेल में हालांकि नहीं जाना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बच्चों स्वराज के बाद पूर्ण स्वराज भी पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज, कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज भी पारित हुआ था बच्चे। तो जो कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज पारित हुआ था वह कब पारित हुआ था, किस अधिवेशन में पारित हुआ था, और इस समय अध्यक्ष कौन थे, ऐसे प्रश्न आपके यहां पूछे गए। पूर्ण स्वराज कब पारित हुआ था, किस अधिवेशन में पारित हुआ था, और व्यक्ति का नाम जो अध्यक्ष थे। 3 पॉइंट आपको यहां से भी याद करने। कोई बता सकता है पूर्ण स्वराज? बिल्कुल, कुछ बच्चों के आंसर लगातार आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे। 1929 में पूर्ण स्वराज पारित हो गया। ठीक है, और बच्चों यह लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। और इसके अध्यक्ष अगर कोई बता सके, जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कौन अध्यक्ष है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी क्या है बच्चे, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आप यहां स्वराज और पूर्ण स्वराज वाला पॉइंट गड़बड़ नहीं करोगे, और यहां पर आप जनगण मन और वंदे मातरम वाला पॉइंट गड़बड़ नहीं करोगे, और यहां पर आप सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे वृद्ध अध्यक्ष वाला पॉइंट गड़बड़ नहीं करोगे। साथ साथ गांधी जी और पहली महिला अध्यक्षा, भारतीय महिला अध्यक्षा, देखो सब कुछ मैंने ऐसे सेक्शन रखे हैं जहां पर दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। मैंने अलग अलग जगहों पे चीजें नहीं करी है जहां से आपका दिमाग तुरंत पकड़ सकता है, ऐसे मैंने आपके नोट्स प्रिपेयर कराए हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी सेशन समाप्त नहीं हुआ। कुछ लोग लिख रहे हैं वेरी नाइस सेशन सर, तो उन्हें लग रहा है कि सेशन समाप्त हो गया। नहीं नहीं, अभी बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। स्वराज, पूर्ण स्वराज के बाद बच्चों क्या हुआ था, 1906 का जो अधिवेशन हुआ था स्वराज वाला, उसमें क्या हुआ था, एक छोटा सा 1905 में ही हालांकि कहा जाए तो 5 से ही एक डिस्प्यूट आ गया था, गरम दल का नरम दल था। नरम दल जो थे, मैंने पहले ही बताया था कि वो आजादी के तरीके उनके अलग थे। वह अंग्रेजों को मानते थे कि ये हमारे लिए अच्छे हैं और उनको पत्र लिखते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आजादी चाहते थे। लेकिन जो उग्र राष्ट्रपंथी थे, जो उग्र राष्ट्रपंथी थे, जो उग्र राष्ट्रवाद भारत में आया हुआ था, जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट जो थे दूसरे फेज वाले, वो कहते थे नहीं ये नहीं है, हम अपने तरीके से आजादी प्राप्त करेंगे। तो वो चाहते थे पूरे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो उस बात को लेकर, क्योंकि वो आंदोलन जो था स्वदेशी आंदोलन बंगाल में हो रहा था, उसके विस्तार को लेकर एक विवाद आ गया था। ठीक है, उसके विस्तार को लेकर एक विवाद आ गया था, लेकिन बाद में इसे जो है दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया और चीजों को सही करने की कोशिश की गई। लेकिन 1907 तक आते आते कांग्रेस में एक विभाजन की स्थिति आई और 1907 में बच्चों कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आगे चलते हैं बच्चों। 1907 में मैंने कहा कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन बहुत बढ़िया, बहुत एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन।
और बच्चों जो कांग्रेस का विभाजन है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। कांग्रेस का जो विभाजन है बच्चों, वह कब हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। कब हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था, इसके, ये 3 ही प्रश्न बनते हैं। यहां से बता सकते हो? बिल्कुल, 1907 में कांग्रेस में विभाजन होता है। बहुत बढ़िया। अधिवेशन का नाम सूरत अधिवेशन। क्या नाम है इसका? सूरत अधिवेशन। ठीक है। अध्यक्ष का नाम बता सकते हो क्या? अध्यक्ष का नाम रास बिहारी घोष। क्या नाम है? रास बिहारी बोस। कुछ लोग लिख रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। रास बिहारी बोस एक किरदार है जो उग्रपंथी नेता है, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया था बच्चों। वो एक अलग व्यक्ति है। रास बिहारी घोष जो है वो शांतिपूर्वक काम करते थे, जो कांग्रेस की जो उदारवादी मॉडरेट संस्था थी उससे जुड़े हुए थे। राइट। तो रास बिहारी बोस नहीं लिखना, क्योंकि एक पेपर ऐसे हुआ है जहां पे दोनों ऑप्शन में थे, रास बिहारी घोष और बोस दोनों। तो घोष लिखना। जो घोष थे वो कांग्रेस की उदारवाद से संबंध रखते थे, और जो बोस थे वो बम फेंकने में बिलीव रखते थे, अर्थात वो उग्र राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलो तो यहां पर लिख दूं रास बिहारी घोष। रास बिहारी क्या? घोष। रास बिहारी घोष जी। ठीक है। 1907 में कांग्रेस अलग हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों तक कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। बच्चों एक कहानी पढ़ी होगी, जब लकड़ी तोड़नी थी तो क्या था कि किसान ने क्या किया था, सारी लकड़ियों को एक साथ दे दिया तो तोड़ नहीं पा रहे थे, एक एक दिया तो तोड़ लिया। तो उन्होंने सीख दी थी ना कि जब आप अलग रहोगे तो आपको तोड़ना आसान रहेगा। अंग्रेजों ने यही चाल चली। कांग्रेस के अंदर विभाजन करने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़ी चाल चली थी, जिसमें वो सफल हो गए और कांग्रेस का विभाजन हो गया। और कांग्रेस के विभाजन से भारत का नुकसान हुआ, कांग्रेस का नुकसान हुआ। ये कई सालों के बाद कांग्रेस को यह समझ में आई, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस में फिर से एकता स्थापित हुई। और वो कांग्रेस में क्या था? कांग्रेस का वो लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन बोलते हैं उसे। ठीक है, कांग्रेस में एकता। एकीकरण बोलेंगे इसे। कांग्रेस का पुनः एकीकरण हो गया। कांग्रेस का पुनः क्या हो गया बच्चे? एकीकरण हो गया। ठीक है, 10 मिनट। कांग्रेस का पुनः एकीकरण हो गया। देखो एकीकरण को कहते हैं इंग्लिश में यूनिफिकेशन। कांग्रेस का जो यूनिफिकेशन है ना, यह 3 हिस्सों में आप समझ लेंगे। 3 हिस्से, मतलब 3 पॉइंट आपको यहां से याद करने हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ, तो यह 1916 में हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, कांग्रेस का ये जो एकीकरण हुआ ये किस अधिवेशन में हुआ, तो जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, लखनऊ समझौता, लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ। ठीक है, और इस एकीकरण के अध्यक्ष कौन थे आप लोग बता सकते हैं तो बताएं कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। यहां लिख दूं मैं, एसी मजूमदार लिखते हैं, अंबिका चरण मजूमदार। और बच्चे यहां पर आपको 2 चीजें याद रखनी है। 2 चीजें हुई। पहली चीज क्या हुआ कि जो नरम दल था, नरम दल, नरम दल अर्थात जो मॉडरेट थे, और गरम दल, ये एक हो गए। पहली चीज, ये कांग्रेस में शामिल हो गए। दूसरी चीज, कांग्रेस के साथ नजदीकियां आई इसी सम्मेलन में, किसकी? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दोस्ती हो गई इसी अधिवेशन में। तो ये 2 चीजें इसमें हुई थी कि नरम दल और गरम दल एक हो गए, क्योंकि ये जो अधिवेशन था कांग्रेस का विभाजन, इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में विभाजन। मतलब कि कांग्रेस के अंदर से क्या हुआ कि गरम दल अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। गरम दल ने, मतलब जो उग्र राष्ट्रवादी थे, उन्होंने अपने आप को कांग्रेस के अंदर से अलग कर लिया। अब कांग्रेस के अंदर सिर्फ नरम दल के लोगों का ही प्रभुत्व था। ठीक है बच्चों, तो ये कांग्रेस का विभाजन बता दिया, कांग्रेस का एकीकरण बता दिया। आशा करता हूं एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपको ये समझ में आया। एक बार कंफर्म कर दीजिए ये समझ में आया कि नहीं, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का एकीकरण और उसके पहले की जो स्थितियां हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए, बताएं। एक बार कंफर्म कर दीजिए सब कुछ समझ में आया कि नहीं, फिर आगे लेकर चलते हैं। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, अभी तो टाइम है। आपकी 1 बजे से पीके सर की क्लास है, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अभी। एक तो सुभाष चंद्र बोस वाला जो अधिवेशन है उसको थोड़ा सा बताऊंगा, आजादी के आसपास की स्थिति क्या रही, कांग्रेस की स्थितियां क्या रही, ठीक है। इसको थोड़ा सा 10 मिनट की चर्चा और बची हुई है, ठीक है। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर कांग्रेस का विभाजन हो चुका है। अब इसके बाद एक ऐसा अधिवेशन मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो ऐतिहासिक अधिवेशन है बच्चों। वो अधिवेशन है एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने गांधी को पहली बार चैलेंज किया, क्योंकि जब गांधी पहली बार अध्यक्ष बने 1924, उसके बाद गांधी जी बन गए किंग मेकर। किंग मेकर मतलब वो जिसे कहते थे वो अध्यक्ष बन जाता था। लेकिन बच्चों 1938 में एक ऐसा व्यक्ति आता है कांग्रेस के अंदर जिन्होंने गांधी के सिद्धांतों को चैलेंज किया, और न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि 1938 का अधिवेशन में उसे भारी मतों से वह अध्यक्ष भी बने, जिनका नाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो बच्चों यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं सुभाष चंद्र बोस वाले दो अधिवेशन। पहली चीज 1938 1938 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यह जो अधिवेशन था बच्चों, यह हुआ था कहां पे, हरिपुरा में। अगर आप में से बहुत सारे लोग यह जानते हैं कि हरिपुरा कहां है, क्योंकि यह भी पेपर में पूछा हुआ है, तो एक बार आप बता दें हरिपुरा कहां है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 होता है और अध्यक्ष कौन बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस। कौन बनते हैं बच्चे, सुभाष चंद्र बोस क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए, कोई दिक्कत नहीं, राइट। कोई बता सकता है हरिपुरा कहां है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सही, गुजरात में। तो जिन्हें याद नहीं है तो याद कर लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है गुजरात में। और यहां पर उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमीशन, जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, जो भारत के विकास कैसे होगा इस बात को लेकर चर्चा की गई थी, ठीक है। तो 1938 का अधिवेशन कई बार पूछा गया है कि सुभाष चंद्र, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे, तो सुभाष चंद्र बोस रहे, याद करके रखेंगे बच्चों। लेकिन जो अगला अधिवेशन हुआ इसमें तलवारें खिंच गई। तलवारें खिंचने का मतलब है बहुत बड़ा विरोध, ठीक है। 39 का अधिवेशन बच्चों, 39 का जो अधिवेशन था, यहां पर क्या हुआ, गांधी ने भी अपना प्रतिनिधि उतार दिया। 39 का अधिवेशन बच्चों हुआ था त्रिपुरी में। कहां पर हुआ था, त्रिपुरी में। अब आप लोग बताओ त्रिपुरी कहां पर है, अगर आपको पता है तो आप लिखो कमेंट बॉक्स में, त्रिपुरी कहां पर है, कोई बता सकता है। बिल्कुल राधे राधे का कमेंट आया है। त्रिपुरी जबलपुर में है। जबलपुर कहां है, जबलपुर एमपी में है, जबलपुर। और जबलपुर कहां है बच्चे, जबलपुर है मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। 1939 में अधिवेशन होता है। और बच्चों यहां पर क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस, एक व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। बच्चों सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद को। गांधी जी ने कहा कि मेरी ओर से मौलाना आजाद लड़ेंगे, लेकिन मौलाना आजाद ने लड़ने से कर दिया मना। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर सुभाष के अगेंस्ट गांधी जी ने अपना एक और कैंडिडेट उतारा जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को कैंडिडेट बना दिया गया। गांधी ने अपने ओर से पट्टाभी को उतार दिया कि पट्टाभी मेरे कैंडिडेट है, ठीक है, याद हो गया। सुभाष चंद्र बोस और वर्सेस में कौन है, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, गांधी ने कहा कि ये पट्टाभी नहीं है, ये मैं हूं, गांधी स्वयं, तो मेरे खुद के कैंडिडेट कौन है, पट्टाभी है। बच्चों ये इलेक्शन हुआ और इलेक्शन का रिजल्ट आया, और रिजल्ट ये रहा, जीते कौन, विजेता कौन रहे, विजेता रहे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। बच्चों जब पट्टाभी हार गए तो ये देखो गांधी जी हैं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। गांधी जी ये अधिवेशन छोड़ के जा रहे हैं और गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी राजनैतिक हार है। मेरी क्या है, यह मेरी राजनीतिक हार है। तो अब क्योंकि मैं हार गया हूं राजनीतिक रूप से, तो अब मैं कांग्रेस के अंदर नहीं रहूंगा भाई, मेरे तरह की राजनीति खत्म हो चुकी। किसने कहा, गांधी ने कहा। मिस्टर गांधी ने कहा कि ऐसा है, पट्टाभी सीतारमैया की जो हार है यह मेरी स्वयं की विचारों की हार है। अब क्योंकि मैं हार चुका हूं राजनीतिक रूप से, तब कांग्रेस का मैं हिस्सा नहीं हूं। तो यह बात सुभाष चंद्र बोस जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सुभाष चंद्र बोस जी आए किनके पास, गांधी के पास। कहा कि कांग्रेस के अगर सभी व्यक्तियों का मैं विश्वास जीत गया, मैं भारत के सभी व्यक्तियों का कांग्रेस के अंदर अगर मैं सभी व्यक्तियों का विश्वास जीत पाया, और भारत के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति अगर गांधी का विश्वास मैंने नहीं जीता,
तो मैं हकदार नहीं हूं कि मैं कांग्रेस के अंदर रहूं। ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। और बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस के अंदर रिजाइन कर दिया, कहा मैं तो चला अपने तरीके की राजनीति करने। बच्चों त्यागपत्र देने के बाद तुरंत ही इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस के अंदर कर दी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। बच्चों 3 मई 1939 को यह स्थापना हुई। तो आपके मन में एक विचार आ गया कि जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, पट्टाभी हार चुके हैं तो अध्यक्ष बन नहीं सकते, तो त्रिपुरी का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आपात स्थिति में बुलाया गया राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया त्रिपुरी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कितना इंपॉर्टेंट अधिवेशन रहा होगा, राइट? ये पूरी कहानी याद रखना। गांधी के कैंडिडेट कौन थे और त्यागपत्र दे दिया किस अधिवेशन में, और उन्होंने कौन सी संस्था बना ली, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक को याद रखोगे, कब स्थापित की गई है, कौन सा अधिवेशन था, गांधी के कैंडिडेट कौन थे, किसने त्यागपत्र दे दिया, ये सारी कहानी, और अध्यक्ष लास्ट में कौन बना दिए गए, ये सब कुछ याद करके रखेंगे। हरिपुरा और त्रिपुरी बिल्कुल अच्छे से याद करके रखेंगे, ठीक है? गांधी जी ने अपनी राजनीतिक हार स्वीकार कर ली, स्वयं को कांग्रेस से अलग करने की बात की, जो बात बोस को अच्छी नहीं लगी। बोस ने कहा आप नहीं, मैं जाऊंगा कांग्रेस के अंदर से, आपकी जरूरत कांग्रेस को बहुत है। और वहां से फिर सुभाष चंद्र बोस ने अपने तरह की राजनीति करनी प्रारंभ की, अर्थात वो पूरे विश्व के अलग अलग देशों में जाकर भारत का जनमत तैयार कर रहे थे। और हिटलर से जाकर मिले, उसके बाद जापान से जाकर मिले, ठीक है? सिंगापुर में जाकर उन्होंने अपनी एक आजाद हिंद सरकार बनाई। और आप जानते हैं कि कैसे के एयरप्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। हालांकि यह एक रहस्यात्मक चीजें हैं कि उनकी डेथ हुई थी कि नहीं, कभी लेकर आएंगे इस पूरी चर्चा को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय राजनीति में इसकी काफी चर्चाएं होती है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी, इस पर बात करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ, कांग्रेस के अंदर ही की थी मंजू यादव, कांग्रेस के अंदर जैसे ही जिन लोगों ने इनको समर्थन दिया था उन लोगों को मिलाकर इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अब यहां तक तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, 38-39। अब देखो रामगढ़ अधिवेशन होता है 1940 में। बच्चों 1939 के बाद मतलब 40 से लेकर 45 तक, 39 से 45 तक वर्ल्ड वॉर चलता है। तो बच्चों 40 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं मौलाना आजाद। आपको अभी बताया ना, मौलाना आजाद लगातार अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि चुनाव होता नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है? 1940 से लेकर 45 तक अध्यक्ष कौन रहते हैं? मौलाना आजाद रहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो याद रखेंगे सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष यही रहे, कांग्रेस अध्यक्ष यही रहे। याद करके रखोगे सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे? 40 से 45 तक। वो रीजन आपको समझ में आया, वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो इलेक्शन हुए नहीं, तो लगातार इन्हीं को ही अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है? ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद स्थिति आती है 1946, आजादी से पहले। बच्चों 1946 में एक अधिवेशन होता है, और ये अधिवेशन कहां पर होता है? यह अधिवेशन मेरठ में होता है, मेरठ में होता है। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? जेबी कृपलानी। कौन बनाए जाते हैं बच्चे? जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आजादी से पहले अध्यक्ष कौन रहे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आजादी से पहले अध्यक्ष कौन रहे? आजादी से पहले अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका आंसर है जेबी कृपलानी, ठीक है? एक और पॉइंट, आखिरी पॉइंट बता देते हैं, एक आखिरी पॉइंट बता देते हैं बच्चे। आखिरी पॉइंट ये है कि बच्चों आजादी मिलने वाली है, और उस समय की स्थिति बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था, बहुत सारी सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी। अब क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, तो 47 में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो आजादी के समय भी देखो, आजादी से पहले भी अध्यक्ष जेबी कृपलानी, और आजादी के समय भी अध्यक्ष कौन? आजादी के समय भी अध्यक्ष कौन? आजादी के समय भी अध्यक्ष कौन? जेबी कृपलानी बच्चे, ठीक है? और आखिरी पॉइंट आज की क्लास का, आखिरी पॉइंट है आज, आखिरी पॉइंट यह है कि बच्चों 46 में इलेक्शन हुआ है, 47 में हुआ नहीं। इलेक्शन फिर से होता है 1948 में, और 1948 का जो सम्मेलन है यह जयपुर में हुआ, और जयपुर में यह सम्मेलन होता है 1948 में। इसके अध्यक्ष वही व्यक्ति हैं जो गांधी के कैंडिडेट थे, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। अभी अभी हमने डिस्कस किया है जिनके बारे में, वही पट्टाभी सीतारमैया ये अध्यक्ष रहते हैं। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है कि आजादी के बाद पहले अध्यक्ष कौन रहे? तो याद रखेंगे आजादी के बाद कांग्रेस के पहले
अध्यक्ष। तो ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने कांग्रेस को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है और आपको काफी चीजें समझ में आ गई होगी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, मैं ऐसा आशा करता हूं। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, सारे फैक्ट्स को तैयार कर लें। क्लास को बार बार देखना है, कांग्रेस से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूं, मेरे ये वाक्य हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस, मतलब कल। टाइम से आ जाएं और बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।